ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, देखो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार। वन डायमेंशनल पढ़ेंगे मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, ग्राफ। ठीक है, देखो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये जेईई मेंस में हर साल आ रहा है ना, तो ये एक टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये कवर हो जाएगा। इनमें क्या पढ़ेंगे, इनके अंदर जितने भी मोशंस आएंगे स्ट्रेट लाइन में। वन डायमेंशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे, टू डायमेंशन का मतलब है दो डायमेंशन में एक्स और वाई, थ्री डायमेंशन का मतलब है थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी। ठीक है, और ग्राफ्स हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन की जब भी बात होगी इसका मतलब आप समझ लेना कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बात होती है वन डायमेंशन की। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो 2D के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। थ्री डायमेंशनल में भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, थ्री डायमेंशन के लिए आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये ऐसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल से। वन डायमेंशनल की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहला जो मोशन आता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, अभी रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, देखो वन डायमेंशनल में है ये रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब साफ है, मोशन in a straight path, motion in a straight path। इसका मतलब साफ है कि जो स्ट्रेट पाथ में, सीधे पाथ में जो मोशन होगा वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन। देखो इट कैन बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन भी हो सकता है और इस डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर ये स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट पाथ है वो भी स्ट्रेट पाथ है, दोनों तरफ हो सकता है मोशन। ठीक है, तो दोनों तरफ में से किसी भी तरफ हो रहा हो रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये आप बोल सकते हैं व्हेन अ मैन मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अगर कोई मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो रहा है ना सीधे पाथ में, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्म आती है उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, अब ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, देखो रेफरेंस फ्रेम, द फ्रेम फ्रॉम वेयर we observe the motion of object, the motion of object। देखो साधारण सी भाषा में अगर बात करें ना, कि रेफरेंस फ्रेम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। मान लो एक प्लेन जा रहा है, आप उस प्लेन को देख रहे हैं ग्राउंड पे खड़े होके, ये ग्राउंड है, आप यहाँ रेस्ट पे खड़े हुए हैं, एकदम खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ कोई एक कुछ भी जा रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो आपका जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्या है, ग्राउंड। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जहाँ पर खड़े होकर, मतलब जहाँ पर बैठकर रेस्ट पर होकर आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, कोई आपको बोल देता है एक आदमी गाड़ी में जा रहा है, यहाँ बैठ के ऐसे जा रहा है और वो इसको देख रहा है, तो इसके लिए जो रेफरेंस फ्रेम वो क्या है, कार। इसके लिए जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्या है, कार। ये गाड़ी में बैठ के देख रहा है और ये ग्राउंड पे खड़ा होके, तो इसके लिए फॉर ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर ए के लिए रेफरेंस फ्रेम होता है ग्राउंड, ऑब्जर्वर बी के लिए क्या है, कार।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 पॉइंट्स निकल के आए इसमें, इट कैन बी इन मोशन, इट कैन बी इन मोशन और इट कैन बी एट रेस्ट, इट कैन बी एट रेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेफरेंस फ्रेम मोशन में भी हो सकता है। देखो ये कार मूव कर रही है, तो इसका जो कार है, जो रेफरेंस फ्रेम में कार है वो मूव कर रही है, तो इसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो मोशन में है, लेकिन इसका जो ग्राउंड है वो रेस्ट पे है। ठीक है, ये जो ग्राउंड पे खड़ा है ना, रेस्ट पे खड़ा है, तो इसके लिए जो रेफरेंस फ्रेम है वो रेस्ट पे है और इसके लिए जो रेफरेंस फ्रेम है वो मूविंग है। तो यही बोला गया था, रेफरेंस फ्रेम कैन बी इन मोशन और कैन बी एट रेस्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट छोटे छोटे जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाले हैं आगे, तो इसको देख लेते हैं एक बार। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसकी अगर परिभाषा लिखें, डेफिनेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आप जानते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब है, मान लो यहां पर कोई एक बंदा खड़ा है, चलो उससे पहले डिस्टेंस भी लिख ही देता हूं, दोनों एक साथ समझ लेंगे। डिस्टेंस, टोटल पाथ, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मैन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सिंपल है, डिस्टेंस तो सिंपल है कि टोटल पाथ, कि एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने और कहीं यहाँ पे जाके पहुँच गया, तो अगर वो ऐसे ऐसे चल के गया है ना यहाँ तक, तो ये जो पूरा पाथ है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई एक टीचर है, ठीक है, उससे बोला गया कि आपका जो ये टीचर है ये आपसे 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड दे दिया। मैग्नीट्यूड को मैंने बताया था आपको कि मैग्नीट्यूड क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दे दिया। स्टूडेंट से बोला गया कि भाई जो तेरा टीचर है ना वो तुझसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। कहने का मतलब जो तेरा टीचर है ना वो तुझसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है और वो तुझे बुला रहा है और तुझे उसके पास जाना है। ठीक है, तो पहले ये बंदा इधर गया, इसको नहीं पता किधर जाना है, इसको सिर्फ इतना पता था कि मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक है, तो पहले ये इधर गया 1 किलोमीटर, यहाँ कोई नहीं मिला, फिर ये इधर गया 1 किलोमीटर, यहाँ भी कोई नहीं मिला, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए इसको, है ना, यहाँ से, फिर ऐसे आया धीरे, तो काफ़ी ये 1 किलोमीटर यहाँ कवर किया इसने, एक यहाँ कवर किया और एक यहाँ कवर किया, उसके बाद ये टीचर के पास पहुँचा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, मैन ने इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन पे जाने में कितना पाथ कवर किया, है ना। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एक कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 3 किलोमीटर। कितना टोटल पाथ कवर किया उसने इस टीचर तक जाने के लिए। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है इसकी और इसको जाना कहाँ है, यहाँ पर, इसकी फाइनल पोजीशन ये रहेगी, तो ये हो गया इन तो ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो कि क्या है 1 किलोमीटर, क्योंकि उसने बोल दिया है कि तेरा जो टीचर है ना तेरे से 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो डिस्प्लेसमेंट आता है 1 किलोमीटर। अच्छा, अब आप कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही क्यों हुआ। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और बताइए। देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब इन दोनों का मतलब समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है। देखो सिंपल सा मतलब इसका ये है, द क्वांटिटी वेक्टर, द क्वांटिटी which have magnitude and direction, the quantity which have magnitude and direction are called vector quantity. Scalar quantity which have magnitude only, which have magnitude only। अच्छा, अब इसका मतलब बताता हूँ इस डायग्राम से। देखो वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये वेक्टर क्यों हुआ, आप जरा ध्यान से सोचो कि अगर मैं इस स्टूडेंट को ये बता देता, ये साइन कन्वेंशन होती है फिजिक्स में, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ और साउथ। अगर मैं इस स्टूडेंट को ये बता देता तेरे को 1 किलोमीटर जाना है टुवार्ड्स ईस्ट, तुझे ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर जाना है, तो ये इधर ही जाता, इधर उधर क्यों जाता। ठीक है, तो मतलब मैंने इसमें डायरेक्शन भी दे दी और मैग्नीट्यूड भी दे दिया, डायरेक्शन भी दे दी और मैग्नीट्यूड दे दिया। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देने के बाद ये सीधा 1 किलोमीटर बाद टीचर के पास पहुंच गया। इसका मतलब इसने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया वो किसकी हेल्प से किया, डायरेक्शन की हेल्प से और मैग्नीट्यूड की हेल्प से, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की हेल्प से। हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया वो किसकी हेल्प से आया, डायरेक्शन की हेल्प से और मैग्नीट्यूड की हेल्प से। और हम जानते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होते हैं वो क्या होता है, वेक्टर। इसीलिए कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो वेक्टर है। और डिस्टेंस स्केलर क्यों है, उसमें डायरेक्शन ही नहीं दी, उसने सिर्फ मेरे को मैग्नीट्यूड दे दिया कि आपको 1 किलोमीटर दूर आपका टीचर खड़ा हुआ है और आपको जाके उससे मिलना है। मेरे को नहीं पता कि किधर था, तो मैंने इधर चलना स्टार्ट किया, यहाँ 1 किलोमीटर, फिर ऐसे 1 किलोमीटर, फिर ऐसे, तो घूम के मैं ऐसे आ गया। तो मैंने कितना पाथ ट्रेवल किया पता है, 3 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं पता थी। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन ना पता हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ये पूरा क्या है, डिस्टेंस, इसीलिए डिस्टेंस को बोला गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों होता है और स्केलर क्यों होता है। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर कैसे बताएंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस को भी हम x लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी x लिखते हैं। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो दिखे आपको ऐसा, तो समझ लेना वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो किसको बताता है, वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, और स्केलर पे कोई वेक्टर नहीं होता ऊपर लगा हुआ एरो। ठीक है, कोई एरो नहीं होता, वो स्केलर होती है, जिसके ऊपर लगा हुआ वो एरो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए उसने कहा कि आपको ईस्ट की तरफ ही जाना है 1 किलोमीटर, मतलब मेरे को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है और मैग्नीट्यूड की भी। ठीक है, और ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद आती है वेलोसिटी टर्म, वेलोसिटी। ठीक है, दूसरी इधर लिख देते हैं स्पीड। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क होता है भाई। ठीक है, देखो वेलोसिटी आप पढ़ते आए हैं, वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही अगर वी एवरेज बताई जाए ना, वी एवरेज, तो एवरेज हम किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, टोटल कर दीजिए ऊपर वाले का टोटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे लिख दीजिए टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर और टोटल टाइम नीचे होता है। ठीक है, तो ये होता है एवरेज। बात करते हैं स्पीड की। स्पीड v होता है, ऊपर एरो नहीं लगाया मैंने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी वेक्टर हुआ। यहाँ डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लिख देता हूँ, ये वेक्टर होता है
ये स्केलर होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं स्पीड का तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर टोटल डिस्टेंस आपने मान लो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है इन 10 किलोमीटर कितने में करेंगे आप? ठीक है, मान लो 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में आपने अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 1 आवर से डिवाइड कर दीजिए तो 10 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड रही होगी। ये आपकी क्या रही है? स्पीड। इसका मतलब सिंपल यही है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क डाल के लिख लेना कि अगर हम वेलोसिटी का मॉड निकाल दें तो ये स्पीड के बराबर हो जाता है। अगर हम वेलोसिटी का मॉड निकाल दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड के बराबर। किसके बराबर? स्पीड के बराबर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज, एवरेज का साइन ये होता है ना? एवरेज का साइन होता है ये। अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज वेलोसिटी का मॉड लेंगे तो क्या वो बराबर होगा एवरेज स्पीड के? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? वेलोसिटी का मॉड लेने पर भी आ सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मॉड लेने पे कभी भी एवरेज ऑफ स्पीड नहीं आ सकता। इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैंने आपसे क्या बोला? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये डायरेक्शन के साथ ही आया होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ वेलोसिटी दे रखा है 3i कैप, आप कहेंगे आई कैप क्या है? देखो, आई कैप क्या होता है, मान लो मेरे पास यहाँ पर 3 एक्सिस हैं, ये z होती ये x है और ये y है ना? x होती है आई कैप डायरेक्शन की तरफ, इसका यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिसको। आई कैप की तरफ होती है, x एक्सिस की तरफ होती है आई कैप, y z की तरफ होती है k कैप, y की तरफ होती है j कैप। तो इसमें 3i कैप कहने का मतलब क्या है? 3 तो हो गया मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है? डायरेक्शन। किधर की? एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब 3 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर मैं इसका मॉड लेता हूँ, चलो एक और लिख लो, 4j कैप लिख लो। ठीक है, आपने वेक्टर अगर पढ़ा हो, थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा हो ना, तो मुझे लगता है ये समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है आपको वेक्टर थोड़ा और रिवाइज करना चाहिए, है ना? अगर मैं इसका मॉड लेता हूँ वेलोसिटी का, ये होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 5 आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखें तो ये 5 क्या है? कांस्टेंट। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती और मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्पीड। इसीलिए कहा गया कि अगर आप वेलोसिटी का ये मॉड निकाल देंगे ना तो आपको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये आई कैप, जे कैप और ये मॉड कैसे निकाला, ये सब आपको मुझे लगता है वेक्टर पढ़ना चाहिए पहले। बिना वेक्टर के ना ये चैप्टर्स नहीं हो सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह भी बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना? तो ये आपको पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, एवरेज क्यों नहीं हो सकता? देखो, एवरेज इसलिए नहीं हो सकता, मैंने आपको एवरेज का बताया क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप ध्यान से देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाएगा। क्यों? उसने ये नहीं पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या, उसने ये पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का मॉड कभी भी ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी का मॉड नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, या फिर इतना समझ लो कि एवरेज वेलोसिटी का मॉड कभी भी एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर हम वेलोसिटी का मॉड करते हैं तो वो स्पीड के बराबर होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, बाकी आप वेक्टर थोड़ा रिवाइज करेंगे तो समझ में आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत,
तुरंत मतलब एकदम से, ठीक है। अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कोई ऐसे रेलगाड़ी आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है, ठीक है, और आप यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ पर x है, यहाँ पर आप मान लीजिए कुछ भी x प्लस dx, मतलब कोई छोटा सा डिस्टेंस dx, ठीक है। यहाँ से आई, आपने कहा यहाँ पे आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को वेलोसिटी बताओ। x से लेके x प्लस dx की dx डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, मान लो dx डिस्टेंस कितना हो सकता है, 50 मीटर, ठीक है। देखो 50 मीटर आपके लिए बड़ा है, लेकिन ट्रेन के लिए बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब बहुत 0.1 सेकेंड, मतलब पॉइंटों में आएगा, सेकेंडों में अगर निकालेंगे ना, इतना छोटा होता है, ठीक है। तो पॉइंट सेकेंड का मतलब समझते हैं आपको, मतलब एकदम तुरंत हो रही है ये चीज़। तो ऐसी वेलोसिटी अगर निकालने के लिए बोली जाए ना आपसे कि भैया x प्लस डी एक्स, एक्स से लेके x प्लस डी एक्स तक वो ट्रेन मूव कर गई, तो अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी अगर उसकी v थी तो यहाँ क्या होगी, ये है इंस्टेंट। अगर यहाँ v है ना, तो लेट अस सपोज यहाँ v प्लस डी वी है, तो यही बताना है v प्लस डी वी क्या होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एकदम से वेलोसिटी पूछ ली जाए आपसे, ठीक है, तुरंत बतानी है आपको, तुरंत वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। 50 मीटर बहुत तुरंत होता है ट्रेन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इस इंस्टेंट को निकालते कैसे हैं, देखो इंस्टेंट के लिए हम करते हैं dx अपॉन dt, इस dx को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ x 1 मीटर पे था और यहाँ पहुँच गया लेट से 5 मीटर पे, 1 मीटर से 5 मीटर पे, तो चेंज कितना हो गया, 4 मीटर का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर, चेंज इतना हो गया ना, तो ये 4 आ जाएगा नीचे ऊपर, और नीचे आ जाएगा चेंज इन टाइम। यहाँ पर था मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड, और 5 मीटर पहुंचने में लग गया उसको 0.01 सेकेंड कुछ, ठीक है। तो या 4/0.01 ऐसे कुछ कर लिया करो, है ना। तो ये आप जानते हैं चेंज इन स्पीड और चेंज मतलब चेंज इन डिस्टेंस और चेंज अपॉन टाइम का मतलब क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चंस देता हूं मैं अभी, है ना। लेकिन इतना याद रखना कि ये dx क्या है, चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तब जो वेलोसिटी आती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे टाइम कुछ और था, देखो टाइम नहीं रुकने वाला, टाइम घड़ी चलती जा रही है। आपसे पूछा गया यहाँ से लेके यहाँ की वेलोसिटी, तो आपने देखा कि पोजीशन तो चेंज हो गई, भाई यहाँ से लेके यहाँ हो गया पोजीशन चेंज, तो टाइम भी चेंज हो गया। भले ही पॉइंटों में चेंज हुआ, लेकिन टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन चेंज को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तब आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता और टाइम भी आपको पता होता तब ये फॉर्मूला नहीं निकलता, तब तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये इंस्टेंटेनियस ना, ये इमेजिन की जा सकती है, रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आप क्या 50 मीटर में बता सकते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50 मीटर में आपको पलक झपकते पता भी नहीं चलेगा कब ट्रेन ने 50 मीटर कवर भी कर दिया, ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिन करती हैं बस चीज़ें, है ना। बस इमेजिन किया गया है कि ऐसे निकाली जा सकती है इंस्टेंटेनियस, तुरंत वेलोसिटी, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड के लिए नहीं होती। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, लेट अस सपोज कोई क्वेश्चन ही ले लेते हैं एक, x बराबर कुछ भी ले लीजिए, 7t की पावर 4 प्लस 6t की पावर 3 प्लस 5t प्लस 2, ऐसा कुछ दे रखा है। आपसे बोले फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आपको सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को देख के ये कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही निकालनी है। देखो मैंने बार बार बोला है आपको, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पोजीशन है x, अगर आप टाइम की वैल्यू 1 रखेंगे ना तो कोई अलग आंसर आने वाला है, 2 रख देंगे इसमें तो अलग आंसर आएगा, 3 अलग। इसका मतलब क्या है, ये x इस टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप टाइम को चेंज कर रहे हैं ना, ये x भी चेंज होता जा रहा है,
ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी निकलेगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर, रियल वर्ल्ड में नहीं लगा सकते इसको, इमेजिन करते हैं इन चीज़ों को, है ना। चलिए तो निकालते कैसे हैं, v क्या होता है, dx अपॉन dt। अच्छा, इसका मतलब क्या है, d बाई dt और x रख देते हैं अंदर, 7t की पावर 4 प्लस 6t की पावर 3 प्लस 5t प्लस 2, ये हो गया इसका dt। अच्छा, अब ये d बाई dt का मतलब क्या है पता है, डिफरेंशिएशन। आपने ये टर्म सुन रखी होगी, और नहीं सुनी है तो मेरे हिसाब से आपको ये टर्म थोड़ी सी सुननी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो टर्म्स 12th में आती हैं चैप्टर तो, पर आपको 11th में ही करना चाहिए ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये 12th में ही कर लेने, 11th में ही कर लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आती हैं ये चीज़ें, और बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं हो सकती है, आप जानते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इनके बिना फिजिक्स नहीं हो सकती है ना, तो बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं हो सकती। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ x की पावर n का, ठीक है, मान लीजिए d बाई डी एक्स है, नीचे जो होता है इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। देखो इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, पावर आगे आ जाती है n, x n माइनस 1, पावर को आगे ले आओ, x रख दो और n में से -1 कर दो, ऊपर रख दो, बस n x n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप कहेंगे कि पावर को आगे ले आओ 2, x को ऐसे रख दो और 2 में एक माइनस करके रख दो ऊपर, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो ऐसे सोचना होता है इसमें। अच्छा, अगर आपसे अब बोला जाए कि डिफरेंशिएशन निकालिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक एक करके निकालते हैं, चलिए, है ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है बिल्कुल, तो एक एक करके निकालते हैं। तो d बाई डी टी निकालते हैं सबसे पहले, 7t की पावर 4 का, 7t की पावर 4 का निकालते हैं हम डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, 7 तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, इनटू एक कांस्टेंट इससे बाहर आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होता, वो उससे बाहर आ जाता है, तो अंदर क्या बचेगा 7 के, d बाई डी टी टी की पावर 4। अब करिए 7 मल्टीप्लाई, पावर्स को आगे लेके आना है, 4 मल्टीप्लाई टी की पावर में से एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 28 टी की पावर 3, ये इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ इसके। तो पहले का आ गया 28 टी की पावर 3, दूसरे का आ जाएगा 18 टी स्क्वायर, और तीसरे का आ जाएगा 5, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर अलग बैठा हो, ये अगर ये कांस्टेंट डी बाई डी एक्स है और अलग कोई कांस्टेंट बैठा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब आप कहेंगे कांस्टेंट तो ये भी था, तो इसको 0 क्यों नहीं बनाया गया। देखो ये कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के साथ है। अगर मैं 2 को x के साथ रख दूंगा तो ये अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों, ये x है जो वेरी करेगा ना, तो इसकी वैल्यू 2x की वैल्यू वेरी करती जाएगी। ये 2 भले ही कांस्टेंट है लेकिन 2x कांस्टेंट नहीं है, 2 कांस्टेंट है लेकिन 2x कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा ना, ये 2x बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, सीधा कांस्टेंट है एक 2, तो ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो ये आ गई v। अब आपसे बोला क्या था, v निकालिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 इसमें पुट कर दीजिए t की जगह, 28 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 4 प्लस 5, 64 6 8 22 प्लस 4 32 3 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7 4 11 1 3 10 7 4 11 1 और 1 10 1 301 301,
ये 301 कुछ मीटर पर सेकेंड ऐसी इसकी स्पीड आएगी, ठीक है, वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी टाइम 2 सेकेंड पे कितनी आई, 301 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ऐसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पढ़ लिया हमने, स्पीड वेलोसिटी दोनों पढ़ लिए। अब एक टर्म आती है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहीं अगर मैं बोल देता आपको एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ये भी, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप कहते कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर इन दोनों को इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। ए इंस्टेंटेनियस अगर मैं बताता तो आप कह देते dv बाय dt, जैसे हमने b का बताया वैसे ही एक्सेलरेशन का बता देते, dv बाय dt, ठीक है। इसका मतलब क्या है एवरेज का, मान लो वेलोसिटी यहाँ पर रही 2 मीटर पर सेकेंड और इस जगह हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों के बीच का अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकाला जाए ना, और लेट से t इक्वल टू यहाँ पे था 1, यहाँ पर हो गया 3, तो अगर इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो 4 माइनस 2 फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 2 यहाँ फाइनल लिख लीजिए, यहाँ इनिशियल, ऐसे सही रहेगा। 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 विच इज़ 2 बाई 2, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन। यूनिट्स आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है तो याद रखना। जैसे वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में डिवाइड करना है टाइम का, तो 1/सेकेंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे यूनिट्स को निकाला जाता है टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का भी क्वेश्चंस बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार पूछ ले, लेकिन इंस्टेंट वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालो अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाए वेलोसिटी दे रखी है 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, फिर बोला जाए आपसे फाइंड इंस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड इंस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे कि मैं कर देता हूँ dv बाय dt। तो d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी विच इज 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, ये आ जाएगा 14t प्लस 5, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया है मैंने, बता चुका हूँ मैं आपको डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना, तो आप करके देख लेना। ये अगर आपसे बोला जाए एट t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे बताइए इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप इसमें पुट कर देंगे 1, 14 इंटू 1 प्लस 5 विच इज 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसमें कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो देखो क्या आप d बाई डी टी करके, क्या मैं इस v को लिख सकता हूँ dx अपॉन डी टी, जहाँ पर ये dx क्या था, चेंज इन पोजीशन, याद करो। तो क्या ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो अगर एक डिफरेंशिएशन का दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाए ना, तो वो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। कहने का मतलब अगर कोई एक क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी है p, अगर आपको कहोगे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर p, ठीक है। पहले ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, उसके बाद जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा d2p बाय डी एक्स स्क्वायर, सिंपल है ना। अगर 3 बार करते यहाँ पर एक और लगा देते तो ये हो जाता d3 बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो ऐसे होती हैं चीज़ें। तो यहाँ हो गया डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका आ जाएगा d2x बाय डी टी स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा। अच्छा, इसका एक तीसरा फॉर्मूला भी है। अगर आप dv बाय dt लिखें, यहाँ पर मैंने आपसे बोला आप मल्टीप्लाई बाई डी एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना।
मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया है। तो dx अपॉन dt आप पढ़ते आए हैं, ये डिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, तो ये क्या है, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, स्पीड, तो v dv बाय dx, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इसका तीसरा फॉर्मूला। तो 1 2 3 3 फॉर्मूले हैं इसके जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नोट डाल के एक चीज़ और लिख लेना, दीज आर वैलिड फॉर ऑल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है ये, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म जो कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे बोला इंस्टेंट, यहाँ पर एक्सेलरेशन और वहाँ पर एक्सेलरेशन अलग अलग आ गया, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन चेंज हो गया, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं बोलता आपसे कि किसी बॉल को ऐसे फेंका गया ऊपर से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर आएगा वो, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे फ्री फॉल मोशन में कि जी के अंडर आएगा वो, अगर अर्थ की ग्रेविटी यहाँ प्रेजेंट है ना तो जी में आएगा, और जी क्या है, कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। तो वहाँ पर भी ये लग सकता है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में भी ये लग सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन फॉर्मूलेज थे वेलोसिटी के, छोटे छोटे जो पैरामीटर्स हमें काइनेमेटिक्स सबसे पहले पढ़ लेने चाहिए ना, बेसिक्स वो थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।